सुप्रभात। आज मैं आपके समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर उपस्थित हूं। मोटे तौर पर जब कक्षा 10वीं का परिणाम आ जाता है तो एक लंबे समय तक 20 दिनों तक 30 दिनों तक एक संशय की स्थिति बनी रहती है। उसके कई कारण हैं। कई बार हमें लगता है कि नहीं, मुझे साइंस लेना चाहिए। कई बार आपको लगता है कि नहीं, मुझे आर्ट्स लेना चाहिए। कई बार आपको लगता है कि नहीं, मुझे कॉमर्स स्ट्रीम लेना चाहिए। इस तरह की दिक्कतें ज्यादातर छात्र फेस करते हैं। इसका सामना उन्हें करना पड़ता है। हम यह भी जानते हैं कि इसके कई कारण हैं। हमारा समाज ऐसा है, कई किस्म के दबाव उन छात्रों पर पड़ते हैं और उस दबाव के तहत कई बार वे मजबूर होकर उन विषयों को चुन लेते हैं या चुनने पर मजबूर हो जाते हैं जिसे वे नहीं चाहते थे, या हो सकता है उनके पास वैसी क्षमता न हो, बावजूद उसके उन्हें उन विषयों को चुनना पड़ता है। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि स्ट्रीम को चुनते वक्त किन बातों पर आपको गौर करना है, किन बातों का ध्यान आपको रखना है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। यहां पर मैं एक दो महत्वपूर्ण बातों को रेखांकित करना चाहूंगा। आपने अपने पठन पाठन के दरमियान कई ऐसी बातें देखी होंगी, कई ऐसी घटनाएं आपके समक्ष, आपके सामने, आपके साथ घटी होंगी, जिसे जानकर, देखकर या सुनकर आप अचंभित हुए होंगे। हम आमतौर पर यह देखते हैं कि बहुत सारे स्कूलों में कोचिंग का सीधा ताल्लुकात है। उन लोगों ने सीधा संपर्क स्थापित कर रखा है विद्यालय से, स्कूल से। वैसी स्थिति में वे बार बार स्कूल जाते हैं, वहां पर कई तरह के टेस्ट कंडक्ट कराते हैं और फिर उसका परिणाम आपको बताया जाता है। कई बार परिणाम आपके पेरेंट्स को बताया जाता है, फोन करके उनको बताया जाता है, और उस परिणाम को जानने के बाद कई बार तो आप स्वयं अचंभित रह जाते हैं, क्योंकि आपको पहले से पता नहीं था कि आपके अंदर इतनी जबरदस्त क्षमता थी। कोचिंग से फोन आता है, आपको बताया जाता है कि आपने उस टेस्ट में 90%, 92%, 95% मार्क्स सिक्योर किया है, प्राप्त किया है, जबकि सच कुछ और है। पता चला कि आप उस लायक नहीं थे। आप अच्छी तरह जानते हैं, आपसे अच्छी तरह और कौन जानता है कि आप किस लायक हैं। कई बार पेरेंट्स भी अचंभित हो जाते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स इस भटकावे में आ जाते हैं और उनको लगने लगता है कि नहीं, मेरा बच्चा 92% वाला ही है। ठीक है, जब आप बताते हैं कि अच्छी बात है, 92% आ गया, उसके बाद कोचिंग क्या करता है? फिर कोचिंग आपको बहुत कुछ पैकेज देता है, आपको बहुत सारे ऑफर देता है, आपको समझाता है। क्या समझाता है? आपको समझाता है कि 8वां क्लास का हो, 9वां क्लास का हो, 10वां क्लास का हो, आप उसके इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लीजिए। मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि जब 92%, 93%, 95% मार्क्स आ ही रहे थे, उस लायक आप थे ही, तो फिर कोचिंग उसमें क्या कर सकता है? उसका क्या कंट्रीब्यूशन होगा? उसकी भूमिका क्या होगी? क्या उसको 98% पर ले जाएगा? क्या उसको 100% पर ले जाएगा? या उसका भी उस पार करेगा? उस 100% के दायरे से वह बाहर ले जाएगा आपको? ये बात समझ में नहीं आती है। मैं सिर्फ यह बताना चाहता हूं कि यह एक किस्म का कारोबार है, एक किस्म का व्यापार है, या कुछ दूर तक अगर आप समझे इसे तो एक किस्म का रैकेट काम करता है, जो इन बातों को आपके समक्ष रखकर आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट करता है, आपको एक लालच देता है, और कुछ दूर तक आपके अंदर एक झूठी या एक झूठा सपना वो आपके अंदर पैदा करता है। अच्छा, एक बात और महत्वपूर्ण है जो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं, क्योंकि इसे जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। आप एक बात बताइए कि
आज जो कोचिंग का ट्यूशन का कारोबार है निश्चित रूप से करोड़ों करोड़ का है। ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूशन है जिनका हजारों करोड़ का टर्नओवर है सालाना। मैं उसका विरोध नहीं करता हूं, उसकी आवश्यकता है, निश्चित रूप से है आवश्यकता। बहुत बड़ा कारोबार है, बहुत सारे शिक्षित बेरोजगार उससे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे बच्चों को भी उसका लाभ मिलता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, आपने कभी सोचा है बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, यहां तक कि कुछ स्कूल भी हैं, वो कहते हैं कि नहीं मैं 96% से ऊपर वाले का एडमिशन लूंगा, मैं 93% से ऊपर वाले का एडमिशन लूंगा, मैं 98% से ऊपर वाले का एडमिशन लूंगा। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि जो बच्चा 98% से ज्यादा मार्क्स ला रहा है उसे वो क्या पढ़ाएंगे। ठीक है, निश्चित रूप से नया पाठ्यक्रम आएगा तो वह पढ़ेगा, कुछ भी नया सिलेबस आएगा वह पढ़ेगा, लेकिन उससे अतिरिक्त ट्यूशन की क्या आवश्यकता है, जहां पर अगर उसे शिक्षक विद्यालय में उपलब्ध हो। और फिर जब 98% वो मार्क्स ला ही रहा है तो इसमें उस कोचिंग का कंट्रीब्यूशन किस स्तर का है। उसे पढ़ाने के बाद भी अगर वह 90% ही ला रहा है तो फिर पढ़ा क्यों, ये बात समझ में मुझे नहीं आती है। जबकि स्थिति पहले ठीक उलट थी। जहां तक मैं समझ पाता हूं या आप भी इस बात को समझ रहे होंगे कि ट्यूशन उस बच्चे को चाहिए जो कमजोर है, जो 60% मार्क्स ला रहा है। ऐसे 60% लाने वाला कमजोर नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि 45% मार्क्स उन्होंने लाया था, 50% मार्क्स लाया था, 48% मार्क्स लाया था। उसमें से बहुत सारे लोग हैं जो IAS IPS बने हुए हैं, इसलिए उनको कमजोर कह देना भी मुझे लगता है कि उचित नहीं है। फिर भी चलिए हम कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि मार्केट के नजरिए में अगर वह बच्चा कमजोर है, यह बात तो समझ में आती है कि नहीं उस बच्चे को ट्यूशन पढ़ना चाहिए। जिसको 45% मार्क्स आया है उसे ट्यूशन पढ़ना चाहिए। चलो जिसे 70% भी मार्क्स आया है उसे भी ट्यूशन पढ़ना चाहिए, लेकिन जिसे 92% आया है, 93% आया है, 94%, 98%, 99%, वह बच्चा ट्यूशन क्यों पढ़ता है, वह ट्यूशन क्यों पढ़े। लेकिन सच क्या है, सच ठीक उलट है। वही बच्चा ट्यूशन पढ़ता है, वही बच्चा कोचिंग जाता है, और जिसे 60% से कम आए वह उस रेस से बाहर चला गया। जबकि कोचिंग की या ट्यूशन की भूमिका क्या होनी चाहिए थी कि उस 40% वाले को हमें 90% पर लाना है, उस 60% वाले को हमें 80% पर लाना है। हम 98% वाले को 98% पर ही लाकर छोड़ दे तो फिर इसमें कोचिंग की आवश्यकता क्या थी, उसकी भूमिका है कहां, उसका इसमें कोई रोल नहीं है। आज स्थिति बदल गई है। जो कमजोर बच्चा है वह ट्यूशन नहीं पढ़कर जो अच्छा बच्चा यानी कि परफॉर्म कर रहा है वही ट्यूशन पढ़ रहा है। मतलब क्या हुआ, मतलब यह हुआ कि कहीं ना कहीं आज यह स्टेटस और एक सिंबल या एक किस्म का यह कह सकते हैं कि कल्चर बन गया है हमारा, कि नहीं सब लोग ट्यूशन पढ़ रहे हैं मुझे ही पढ़ना है। बगल वाले पास पड़ोस वाले आपसे पूछेंगे कि किस कोचिंग में पढ़ रहे हो, किस में नहीं पढ़ रहे हो। अगर नहीं पढ़ रहे हो तो हो सकता है कि थोड़ा सा आपको आप बताने में यह अनकंफर्ट फील करें, आपको दिक्कत आएगी। मतलब यह कि अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ना, ट्यूशन जाना, कोचिंग में जाना कहीं ना कहीं हमारे स्टेटस से जुड़ गया है। ये दूसरी बात हुई। मैं तीसरी बात पर आ रहा हूं। एक बात पर और गौर कीजिए आप कि जैसे ही स्ट्रीम चुनने का समय आता है, मैं इन तमाम भूमिकाओं को स्पष्ट इसलिए कर रहा हूं कि आप स्ट्रीम पर पहुंचे कि आपको आखिर करना क्या है। क्योंकि जब तक इस कोचिंग पूरी व्यवस्था के घाल-मेल को आप समझेंगे नहीं तब तक आप निर्णय लेने में अपने आप को समर्थ नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि पूरा दबाव काम करेगा, समाज का दबाव काम करेगा, इंस्टीट्यूशन का दबाव काम करेगा, ये पूरा जो रैकेट सिस्टम चल रहा है उसका दबाव काम करेगा। आप एक बात और गौर से समझिए कि अगर कोई बच्चा क्लास 10th पास करता है, 10th पास करने के बाद उसे स्वयं का मूल्यांकन करना चाहिए। मतलब यह कि क्या पढ़ना है इस बात का निर्णय लेने के पहले उसे इस बात को समझना होगा, अपने आप को समझना होगा कि उसकी रुचि किस क्षेत्र में है। हो सकता है क्योंकि हमारा जो मानस पटल है, जो मस्तिष्क है, उसमें बहुत सारे फैकल्टी हैं, कह सकते हैं कि अलग अलग उसमें खांचे बने हुए हैं।
हो सकता है कि किसी बच्चे का मैथमेटिक्स बहुत अच्छा, मैथमेटिकल फैकल्टी जो ब्रेन का है बहुत ही ज्यादा रीच हो, स्ट्रांग हो सकता है कि उसका जो लिटरेचर वाला फैकल्टी है, लिटरेरी फैकल्टी हो, कमजोर हो सकता है कि किसी का हिस्टोरिकल फैकल्टी जो है ब्रेन का वह ज्यादा मजबूत हो, भूगोल वाला कुछ कमजोर हो। जो जितना फैकल्टी मजबूत है उसके ब्रेन का, उस हिसाब से उसकी रुचि डेवलप हो जाती है। उस रुचि को हमेशा निर्णय लेने के पहले आपको ध्यान में रखना है, उस पर गौर करना है कि आपकी रुचि किसमें है। फिर रुचि के हिसाब से आपको कहीं ना कहीं विषय को चुनना है, न कि मार्केट के दबाव के हिसाब से, न कि बाजार के हिसाब से, और न ही समाज के दबाव के हिसाब से। आप देखिए पूरा जो इतिहास से लेकर वर्तमान सब कुछ जब हम देखते हैं, ऐसा नहीं है कि विज्ञान पढ़ने वाला बच्चा बहुत बड़ा श्रेष्ठ बच्चा है, जो वाणिज्य पढ़ रहा है वह कमजोर है, जो मानविकी में यानी कि आर्ट्स में है वह और कमजोर है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे हजारों उदाहरण मिलेंगे कि 98% लाने वाला बच्चा भी आर्ट्स पढ़ रहा है, और ऐसे भी उदाहरण मिलेंगे जहां 45% बच्चा पढ़ने वाला भी लाने वाला भी साइंस पढ़ रहा है। मतलब यह कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि आपकी रुचि, क्योंकि अगर रुचि है कि कहीं ना कहीं किसी स्तर पर जाते जाते आपको दिक्कत होगी। आप ऐसे भी पूरे विश्व के परिदृश्य को देखिए, आप जितने बड़े लोगों को जानते हैं उसमें से बहुत सारे ऐसे चरित्र आपके सामने व्यक्तित्व आएंगे जिनका संबंध विज्ञान से नहीं है। ऐसा मत सोचिए कि विज्ञान पढ़ने वाले ही सबसे श्रेष्ठ हैं, वाणिज्य पढ़ने वाले उसके बाद हैं और आर्ट्स वाले सबसे कमजोर है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आज भी बहुत बड़े बड़े चरित्र और व्यक्तित्व इस देश में उपलब्ध हैं जिनका संबंध कहीं ना कहीं अन्य विषयों से रहा है। आज भी वैसे लोग हैं, बन रहे हैं। तो यह हीन भावना अगर आपके अंदर है, ऐसा सोचते हैं, तो इसे सबसे पहले बाहर निकाल दीजिए। क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन लोगों ने विज्ञान पढ़ा, बेरोजगार सड़क पर घूम रहे हैं। हम ऐसे बच्चों को भी जानते हैं जिन्होंने आर्ट्स पढ़ा, सड़क पर घूम रहे हैं। हम ऐसे बच्चों को भी जानते हैं जिसने आर्ट्स पढ़ा, बहुत अच्छे मुकाम पर हैं। हम ऐसे बच्चों को भी जानते हैं जिन्होंने विज्ञान पढ़ा और अच्छे मुकाम पर है। गौर कीजिए, विज्ञान पढ़ा और अच्छा मुकाम पर है, दूसरा बच्चा विज्ञान पढ़ा और सड़क पर घूम रहा है। दोनों में फर्क, आखिर ये फर्क कहां से आ गया? दोनों ने ही जब विज्ञान पढ़ा, दोनों के ही मार्क्स लगभग एक जैसे थे, दोनों के 92% आए हुए थे 10th में, 11th में भी 12th में भी 92% आए। फिर एक बच्चा मुकाम पर पहुंच जाता है, दूसरा मुकाम पर नहीं पहुंचता है। आखिर कौन सी बात है जो दोनों में अंतर ला दिया? मुझे लगता है कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण वही बात है जिसकी चर्चा हमने अभी की, रुचि। अगर उस बच्चे की रुचि होगी तो कहीं ना कहीं उसको एक नए मुकाम, एक नए मंजिल पर वह विषय उसे ले जाएगा। अगर रुचि नहीं होगी, वह साल भर, 2 साल, 3 साल तक जबरदस्ती बिना मन के, बिना, मतलब यह कि अगर कोई बच्चा सफल होता है, दूसरा उसी विषय का बच्चा एक असफल रह जाता है, तो यह फर्क कहीं ना कहीं, जाने अनजाने यह फर्क उसकी रुचि और अरुचि का फर्क है। उसकी रुचि उसे सफलता की ओर ले जाती है और रुचि का न होना उसे असफलता की ओर ले जाती है। मतलब यह कि विषय के चयन करते वक्त अगर आपको सफलता का स्वाद चखना है तो निश्चित रूप से इस बात पर गौर कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप अपनी रुचि के हिसाब से विषय का चयन नहीं करेंगे तब तक सफलता की संभावना कम रहेगी। ऐसे भी पूरा इतिहास अगर देखिए, जितने बड़े लोगों ने हुआ, चाहे भगवान बुद्ध हो, चाहे कबीर हो, सबने कहा, आपने देखा होगा, कबीर को आप लोगों ने पढ़ा होगा, आत्मज्ञान। भगवान बुद्ध ने लंबी तपस्या की, लगभग 6 वर्षों तक तपस्या की। क्या वो किसी से पढ़ाई पढ़ रहे थे? क्या वो कोई कोर्स कर रहे थे? नहीं, ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं किया था। वो कहीं ना कहीं आत्म विश्लेषण कर रहे थे। पूरी तपस्या में उन्हें प्राप्त किया हुआ आत्मज्ञान। उन्होंने अपने आप को पहचान लिया।
महावीर ने क्या किया? लगभग वही कार्य महावीर ने किया। आत्मज्ञान, अपने आप को पहचाना। कबीर क्या कहते हैं? आत्मज्ञान। कबीर बताते हैं कि आत्मज्ञान के बिना सब कुछ सूना है। आत्मज्ञान क्या है? अपने आप को पहचानो, अपनी क्षमता को पहचानो, अपनी रुचि को पहचानो। जब तक अपनी क्षमता को नहीं पहचानेंगे, जब तक अपनी रुचि को नहीं पहचानेंगे, तब तक किसी भी विषय का आंख मूंद कर चयन कर लेने से आपको सफलता नहीं मिलेगी। आप इस चीज को गांठ बांध लीजिए। कोचिंग के दम पर या ट्यूशन के दम पर किसी को सफल नहीं बनाया जा सकता है। ऐसे हजारों हजार उदाहरण हैं जो बच्चे घर पर रहकर उस मुकाम को उन्होंने प्राप्त किया जो कोचिंग जाने वाले नहीं कर पाए। यह मार्केट का एक कह सकते हैं कि षड्यंत्र है। क्या भाई, तो कोटा चलो लाखों लाख खर्च करते हैं। 10 लाख हमने कोचिंग पर खर्च कर दिया। आपने एक उपन्यास पढ़ा होगा, अगर यह सुना होगा मैं बता दूं, रिवॉल्यूशन 2020, चेतन भगत का उपन्यास है। आप उस उपन्यास को थोड़ा गौर कीजिएगा। अगर पढ़ा नहीं है तो कम से कम उसकी समीक्षा वगैरह देख जाइए, उसका रिव्यू देख जाइए। उसमें ऐसे कई प्रसंग आते हैं कि बंसल नाम का कोचिंग वहां पर उस जमाने में काफी हिट हुआ करता था, और उस कोचिंग में एडमिशन के लिए जो और कोचिंग खुले हुए थे। क्या भाई, तो उस कोचिंग के एडमिशन का जो टेस्ट होता था, उस टेस्ट की पढ़ाई कराने के लिए कुछ अन्य कोचिंग थे। बच्चे कितने जाते हैं कोटा में? लाखों लाख बच्चे जाते हैं। कितने बच्चे जाते हैं? पता चला कि 10 लाख बच्चे जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं। सफल कितने होते हैं? 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000। बाकी बच्चे कहां चले गए? जिन लोगों ने लाखों लाख रुपया खर्च किया, बाकी क्यों गए थे? कहीं ना कहीं एक अंधी दौड़ है जिसके पीछे सभी बच्चे दौड़ रहे हैं। या यूं कह सकते हैं कि दौड़ नहीं है, बच्चा दौड़ना चाहता नहीं है, बल्कि वो मजबूर हो जाता है, उसको मजबूर कर दिया जाता है। वह न चाहते हुए भी, रुचि न होते हुए भी उस विषय को चुनता है, और कहीं ना कहीं एक दबाव, एक सामाजिक दबाव, एक परिवेश का दबाव उस पर काम करता है, और अंततः वह कोटा चला जाता है, वह कोचिंग चला जाता है। होता क्या है, 2 साल 3 साल काटता है और फिर लौटकर यथा स्थिति में आ जाता है, और फिर हमें लगता है कि नहीं, असफल है या सफल है। अरे वो सफल असफल नहीं है, उसने गलत रास्ता चुना, या यूं कह सकते हैं कि उसे गलत रास्ते पर भेजा गया, उसने चुना नहीं। क्योंकि कोई बच्चा नहीं चाहता है कि जो सब्जेक्ट मुझे अच्छा ना लगे, रुचिकर ना लगे, उसको वह चुने। कोई बच्चा ऐसा नहीं चाहता है। हम लोग भी बच्चे थे तो यही सोचते थे, जो पढ़ने में अच्छा लगता था उसी को पढ़ते थे, जो नहीं पढ़ने में अच्छा लगता था उसे हम कोशिश करते थे कि बचें, उससे बचते रहते थे। फिर ठीक है, कक्षा 10वीं तक हमारी मजबूरी है, हम सभी विषयों को पढ़ते हैं और पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन जैसे ही कक्षा 10वीं की परीक्षा समाप्त हो जाती है, परिणाम आ जाता है, अब आगे बढ़ना है, वहां पर कहीं ना कहीं चयन की स्थिति आती है, और फिर हमें चुनना पड़ता है कि हम किस स्ट्रीम में जाएं। तो यहां पर तो कम से कम निर्णय लो, अपनी रुचि का ध्यान रखो, अपनी क्षमता का ध्यान रखो, और फिर विषय का चयन करो। निश्चित रूप से वही बच्चे सफल होते हैं जो यहां पर सही निर्णय लेते हैं। यहां पर अगर निर्णय लेने में कोई गड़बड़ी रह गई, कोई त्रुटि हो गई, तो कहीं ना कहीं आगे आपको दिक्कत आएगी, सफलता मिलने में कठिनाई आएगी, सफलता की संभावना घटती जाएगी। ऐसे भी बहुत सारे उदाहरण आते होंगे, आपने सुना होगा, देखा होगा, आपके आसपास में ऐसे लोग होंगे। क्या भाई, उन्होंने आईएससी पढ़ा था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ा था, सीबीजेड पढ़ा था, जाकर ग्रेजुएशन में क्या किया उन्होंने? ग्रेजुएशन में आर्ट्स स्ट्रीम ले लिया। फिर क्या किया? सिविल सर्विसेज की तैयारी की। क्या बन गया? आईएएस। साइंस ने जो उसे नहीं बनाया, आर्ट्स ने उसे बना दिया। खैर, ऐसी संभावनाएं बहुत कम है, ऐसी व्यवस्था भी नहीं है कि आप आर्ट्स पढ़ें और फिर जाकर ग्रेजुएशन में साइंस ले लें, इसकी संभावना नहीं है। इसलिए उसको उदाहरण आपके समक्ष नहीं मिलेंगे। फिर उस बच्चे ने कहीं ना कहीं स्ट्रीम को बदला। क्यों बदला?
क्या मजबूरी रही थी कि उसने उस स्ट्रीम को चुना था? क्या उसने जानबूझकर चुना था, या हो सकता है इच्छा बदल गई हो? यह भी संभव है। यह संभव है कि हमारी इच्छा साल 2 साल या 4 साल के बाद बदल जाए। इसका कोई फिक्स पैमाना नहीं है, इसका कोई फिक्स ग्रामर नहीं है, व्याकरण नहीं है कि एक इच्छा जो है वही बनी रहे। ठीक है, बदल जाएगी इच्छा तो हम भी बदल जाएंगे, अपने विषय को बदल देंगे, अपने निर्णय को बदल देंगे। लेकिन जैसे ही आप कक्षा 10वीं पास करते हैं, पास करते वक्त जिसमें आपकी रुचि है और जो आपकी क्षमता है, उन दोनों को ध्यान में रखते हुए विषय को अगर आप नहीं चुनेंगे तो निश्चित रूप से आपको दिक्कत आएगी, सफलता मिलने की गुंजाइश कम हो जाएगी, सफलता की संभावना घटेगी। मुझे लगता है कि अब तमाम बातों को जो मैंने आपके समक्ष रखी, इन बातों के मद्देनजर अगर आप विषय का चयन करेंगे तो निश्चित रूप से सुगमता होगी और आप उस निर्णय पर पहुंचने में अपने आप को सक्षम महसूस करेंगे, समर्थ महसूस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।